देखिएगा, हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और ग्रुप डी के बाद में आपको एनटीपीसी, एएलपी, जेई सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट वीडियो को देखा करो, एंड तक देखा करो, ताकि आप लोगों को साइंस अच्छे से समझ में आए और साथ साथ में आपके एक एक क्वेश्चन है जो ओरिजिनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो कवर कर पाओ। मैं बात करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूंगा। मैं सेट 1 आपको कवर करवा चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये आपको 17/8/2022 को शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? अपने को प्रॉपर्टी समझ में आ गई। जो बल्ब का अपन फिलामेंट बनाएंगे तो वह एक तो पतला होगा, पतले को इंग्लिश में बोलेंगे थिन, पतले को इंग्लिश में बोलते हैं थिन, और जो मोटा होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं थिक। तो ये थिन बनेगा और लंबा बनाया जाता है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों, क्या कारण है कि जो बल्ब का फिलामेंट है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फिलामेंट है वह किसका मिलके बना होता है, तो वह टंगस्टन का बनता है। टंगस्टन का सिंबल होता है W। अब इसमें एक और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक बिंदु उच्च होता है टंगस्टन का, इसलिए इसका अपन लेते हैं। उच्च का मतलब क्या होगा, जैसे कि उसके अंदर करंट फ्लो होगी, हाई हीट होगी, हाई हीट में भी वो ब्रेक नहीं होगा, इसलिए उच्च गलनांक का लिया जाता है। अब देखिएगा, अब कोई भी फिलामेंट है उसको लेंथ, उसकी लंबाई ज़्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि R इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो एल क्या है, लंबाई, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, रो है इसका रेजिस्टिविटी, आर है इसका रेजिस्टेंस। देखिएगा, लंबाई इसके अनुसार क्या हुआ, इसमें देखूंगा मैं तो R समानुपाती मेरा L हो गया, यानी जितनी मेरी लंबाई ज़्यादा होगी उतना ही मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो पहला यहाँ पे क्या समझ में आया, लंबाई ज़्यादा लूँगा तो रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए समझ में आया। लंबाई यदि ज़्यादा ले ली तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि R समानुपाती L होता है। कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिएगा, R ज़्यादा क्यों लूँगा मैं, R ज़्यादा होने से क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी, जो उत्पन्न ऊष्मा है, जूल के नियम से H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी से दिया जाता है। अब इस फॉर्मूले से यदि आप लोग देखोगे तो H समानुपाती हुआ R के, तो जितना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा वह हीट उत्पन्न करेगा। समझ में आया। यहाँ पे ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध, इसको बोलूँगा R से, उच्च करंट I से, उच्च प्रतिरोधकता रो हो गया, उच्च वोल्टेज V होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, जब परमाणु क्रमांक, क्वेश्चन आपका है जब परमाणु क्रमांक, यहाँ पे कुछ आएगा, क्वेश्चन मार्क है, क्या आने वाला है आप बताइएगा, और नाभिक की आवेश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल, इसलिए लिथियम से Li से F तक परमाणु त्रिज्या ये अपना क्वेश्चन है। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले इसको अपन कैसे समझेंगे। हम जा रहे हैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, Li से F की तरफ जा रहे हैं, यानी हम जाएंगे बाएं से दाएं की ओर। पीरियोडिक टेबल में हम जाएंगे बाएं से दाएं की ओर। देखिएगा, अब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले परमाणु क्रमांक बढ़ता है। पहला क्या होगा, बाएं से दाएं जाऊंगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, पहले में आ जाएगा बढ़ता है, बढ़ता है। चलिए, और नाभिकीय आवेश क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश, आवेश क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिक का आकार बढ़ेगा, तो दूसरे में भी ऑप्शन आएगा बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। और तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा। ये नाभिक है और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये परमाणु त्रिज्या है, इसकी आकार कम होगा, आकार कम होने से त्रिज्या घटेगी, घटता है। तो यहाँ पे अंश बनेगा बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और घटती है। अब दोबारा से मैं बता देता हूँ, जैसे ही आवर्त सारणी में मैं बाएं से दाएं जाऊँगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा,
उसके बाद में नाभिकीय आवेश, नाभिक पर जो आवेश होता है वह बढ़ेगा क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, आवेश की संख्या बढ़ेगी। और नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल है वह बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो त्रिज्या कम होगी। अगला क्वेश्चन आपका है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस के कारण दिखाई देती है? बताइएगा। यहाँ पे आंसर बनेगा प्रकाश का प्रकीर्णन। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको इंग्लिश में मैं बोलूँगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, SCATERING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलूँगा। धुएं से भरा जो कमरा है उसमें प्रकाश की बारीक किरण का दिखाई देना वह प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है। जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों से टकराती है ना, तो कण प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं और उससे प्रकाश का जो रास्ता है वह दृश्यमान हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टिंडल प्रभाव क्या होता है, यही होता है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। अब देखिएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है, प्रकीर्णन को मैं बोलूँगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अपवर्तन को क्या बोलूँगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, REFRACTION रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एक शब्द है वर्ण विक्षेपण, इसको मैं बोलूँगा डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और प्रकाश का परावर्तन को बोलूँगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION। अब इन सब के बारे में आपको पता हो कि किसका क्या मतलब होगा। देखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको मैंने बता दिया है कि प्रकाश की किरण धुएं के छोटे छोटे कणों से टकराती है तो ये कण प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं, और ये हो गया एक प्रकार से प्रकीर्णन। अपवर्तन क्या हुआ? अपवर्तन क्या होगा, जैसे एक माध्यम से जा रही है तो वह टकरा के दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका रास्ता है वह चेंज हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा बदल लेती है, यह हो गया आपका अपवर्तन। तीसरा यहाँ पे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन एक प्रकार से हम किसको कहेंगे, जैसे कि सफ़ेद प्रकाश है वह अपने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, जैसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो इस प्रकार से सफ़ेद प्रकाश अपने अलग अलग घटक रंगों में विभाजित होना वह कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना। और परावर्तन, टकरा के उसी मीडियम में चले जाना वह कहलाता है परावर्तन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को संकुचित होने से रोकता है? वायु मार्ग है उसको संकुचित होने से रोकता है श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है? तो वह है उपास्थि वलय, इसको इंग्लिश में बोलूँगा कार्टिलेजियस रिंग। जैसे ही हवा की अनुपस्थिति रहेगी तो ये क्या करेगा, श्वास नली को हवा की अनुपस्थिति होगी तो उस केस के अंदर उसको खुला रखने में मदद करता है, यानी सिकुड़ने से रोकता है। वायुमार्ग हमेशा खुला रहेगा तो सांस लेने में आसानी रहेगी। उपास्थि वलय इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्न की चित्र का अध्ययन करें। चित्र है नहीं अपने पास में, इमेज में आया नहीं। बताइए कि कौन सा विकल्प इसमें से सही अक्षरांकन को दर्शाता है। विकल्प आया नहीं अपना इमेज, तो यहाँ पे आंसर बनेगा। सबसे पहले इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे अधिचरम होता है, फिर निचली बाह्य त्वचा होते हैं, फिर इसमें रक्षक कोशिका, वायु, अवकाश, हरित लवक, ये सब इसमें मौजूद होते हैं। ऊपर इसमें क्या होता है, ऊपरी अधिचरम, फिर होगा निचली बाह्य त्वचा, फिर यहाँ पे रंध्र आ जाते हैं, फिर वायु, अवकाश, और फिर लास्ट में केंद्रक आता है या अपन हरित लवक बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन, चलो एनिमेशन लगना रह गया, आपको आंसर मिल गया पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। पहला ऑप्शन यहाँ पे हो गया। अब इसको हम समझ लेते हैं, देखिएगा निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? देखिएगा यहाँ पे दो प्रकार की रिएक्शन होती है। अगर वायु की उपस्थिति है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यदि वायु की उपस्थिति है तो वह कहलाएगा आपका वायवीय श्वसन, और वायु की अनुपस्थिति में होता है तो वह कहलाता है अवायवीय श्वसन। ये दो नाम समझ लिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और अवायवीय में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है।
अब देखिएगा इसमें चारों ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है कि पाइरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। पहले केस को हम समझते हैं। यहाँ पे वायु की जरूरी है, वायु जरूरी है इसमें, वायु के बिना ये रिएक्शन नहीं होती। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज किस में टूटता है, ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है, तो पहले ये रिएक्शन होती है। इसमें जरूरी नहीं है वायु की उपस्थिति होना, तो ये आपका अवायवीय रिएक्शन है। ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना ये अवायवीय है, लेकिन उसके बाद में पाइरुवेट का CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण होगा, तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है पाइरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण, पाइरुवेट के CO2 में रूपांतरण, दोनों आपका अवायवीय है, दोनों आपके अवायवीय के एग्जाम्पल है। इन दोनों में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका, जो ग्लूकोज का पाइरुवेट में रूपांतरण होता है इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज का जो पाइरुवेट में रूपांतरण होता है इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस इसको बोला जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें भी आंसर आ गया, कोई बात नहीं। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ओम के नियम से सही गणितीय उपका निरूपण करता है। ओम का नियम सिंपल सा कहता है V समानुपाती I होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पे R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A होता है। यदि किसी धारावाहिक चालक तार के अंदर I करंट फ्लो होती है तो उसके सिरों पे उत्पन्न जो वोल्टेज है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यह है ओम का नियम। तो V इक्वल टू आई आर, कॉन्स्टेंट को हटाऊंगा तो एक R एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, जो रेजिस्टेंस होता है V इक्वल टू आई आर, ऑप्शन नंबर ए, ये ओम का नियम है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल्द रिसकर भूमि में प्रवेश कर जाता है, जल्द रिसकर भूमि में प्रवेश कर जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया कहलाती है अंतःसंदन, यहाँ पे आंसर बनेगा अंतःसंदन। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया। इसका नाम है अभ्यास, अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। टिन और लेड, टिन को मैं बोलूँगा SN और लेड को बोलूँगा मैं PB। टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्यूज तार बनाने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, फर्जी TC, फर्जी यानी फ्यूज, T यानी टिन, C यानी सीसा, टिन और सीसा, लेड यानी सीसा। अब टिन और सीसा मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरा, फ्यूज को विद्युतम तार से जोड़ा जाता है। विद्युतम तार का मतलब हो गया एक प्रकार से लाइव या फेज से जोड़ा जाता है, जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, फेज और न्यूट्रल। तो हमेशा जो ये मेरा फेज है, ये मेरा न्यूट्रल है, तो जो फ्यूज होगा हमेशा पॉजिटिव में जोड़ा जाएगा, तो यही पूछा गया, लाइव वायर से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो नहीं, गलनांक निम्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जैसे कि कोई मेरे पास में फ्यूज है, इसका कैपेसिटी है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का कैपेसिटी है इस फ्यूज का। जैसे इसके अंदर 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो ये मेल्ट हो जाना चाहिए, पिघल जाना चाहिए, पिघल के टूट जाना चाहिए। तो इनका मेन प्रॉपर्टी क्या है, इसका गलनांक कम होता है। अगर गलनांक कुछ होगा तो हाई करंट आ जाएगी, तब ये ब्रेक नहीं होगा, तो अपना फ्यूज काम ही नहीं करेगा, उपकरण जल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा गलत है। चलिए ये मैं सेट 2 पे यहाँ पे विराम करता हूँ, फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेट नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए विराम करता हूँ। पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।